हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं वीर सावरकर के बारे में। काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। मुंबई में वर्सोवा से बांद्रा सी लिंक बनने वाला है और इसका नाम रखा जाएगा वीर सावरकर सेतु। इसके बाद मध्य प्रदेश का आप देख सकते हैं, आज तक की न्यूज है। सरकार का ऐलान, बच्चों को पढ़ाई जाएगी सावरकर की जीवनी यानी उनकी बायोग्राफी। इसके बाद डीयू के सिलेबस की कुछ टाइम पहले बात आ रही थी। सावरकर को पढ़ेंगे छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, विनायक वीर सावरकर्स बायोग्राफी एडेड टू यूपी बोर्ड सिलेबस, पासिंग इज कंपलसरी। फिर ये डेक्कन हेरल्ड का आर्टिकल है, कर्नाटका गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिमूव चैप्टर्स ऑन आरएसएस फाउंडर एंड सावरकर इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। देन रणदीप हुड्डा रैप्स अप स्वतंत्र वीर सावरकर। अभी एक मूवी भी आ रही है इन पे जिसमें रणदीप हुड्डा एक्टर हैं और यही वीर सावरकर हैं। तो हमने इतनी सारी न्यूज देखी इनकी और ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं पिछले 6 से 8 महीनों में। तो इन्हें पूरे तरीके से जानना फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीर सावरकर। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और एज वेल एज आपको पता ही है कि जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज न्यूज में रहती हैं, यूपीएससी वहां से क्वेश्चन जरूर उठाती है। तो हमारे हिस्ट्री एज वेल एज पेपर 1 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। आइए शुरू करते हैं। अब इस पे एक रीसेंट न्यूज अगर आप ये देखोगे, प्राइम मिनिस्टर हैज पेड ट्रिब्यूट्स टू फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर ऑन हिज पुण्यतिथि ऑन 26 फरवरी। अब सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। ही वाज बोर्न इन 1883 इन अ विलेज नियर नाशिक इन महाराष्ट्र। ये ब्राह्मण फैमिली से थे, पर्टिकुलरली चित पावन ब्राह्मण। अभी बहुत शुरुआत से ही नेशनलिस्ट एक्टिविटीज की तरफ काफी ज्यादा इंक्लाइंड रहे थे और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स बहुत पहले से ही थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर था इनके साथ कि जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी ना, उससे वीर सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है चापेकर ब्रदर्स से। बेसिकली होता क्या है कि 1896 में पुणे में प्लेग फैलता है। अब इस प्लेग को मैनेज करने के लिए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ये एक कमेटी बनाती है, प्लेग कमेटी। जो चेयर कर रहे होते हैं इंपीरियल सिविल सर्विस के एक ऑफिसर होते हैं, रैंड। अब एक्चुअल में इस बीमारी को रोकने के लिए इस कमेटी को बनाया जाता है और उसे ठीक से हैंडल करने के लिए इस कमेटी को बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता है और लोगों को रोका जाता है, और अगर किसी की डेथ प्लेग के वजह से हो जाती है तो उन्हें जो लास्ट राइट्स है ना, उसकी परमिशन भी नहीं मिलती है और दी भी जाती है। तो एक गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड लैंड पर ही उन्हें लास्ट राइट्स परफॉर्म करने होते थे और काफी ज्यादा अब्यूज ऑफ पावर होता है उस टाइम पे और काफी लोग इससे परेशान होते हैं। तो फाइनली चापेकर ब्रदर्स डिसाइडेड टू एलिमिनेट रैंड। अब क्वीन विक्टोरिया की 1897 में कोरोनेशन सेरेमनी होती है। वहां पर ये जो सिविल सर्विस ऑफिसर है रैंड, ये भी आते हैं और इन्हें वहां पे मार दिया जाता है जान से। अब चापेकर ब्रदर्स को बेसिकली अरेस्ट किया जाता है ढूंढ ढूंढ के और फाइनली 1899 में दे वर हैंग्ड टिल डेथ। इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब जब इन्हें फांसी दी जाती है तो इस चीज की न्यूज को पढ़ के वीर सावरकर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। इसके बाद इनकी पुणे में एजुकेशन होती है और ये 1906 में लंदन चले जाते हैं। अब इनकी एजुकेशन की भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअल में होता क्या है कि वीर सावरकर काफी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो बीए की डिग्री है ना, वो कैंसिल कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद इन्हें बाल गंगाधर तिलक के रिकमेंडेशन पे लंदन में लॉ करने की फेलोशिप मिल जाती है। अब ये जब वहां जाते हैं तो वहां जाकर भी ये जितने भी एक्टिविस्ट और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडियन फ्रीडम के लिए स्टैंड कर रही थी, ये वहां पर भी जा करके और इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया हाउस,
अब वहां पर क्या होता है कि जब ये बैरिस्टर के एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं तब भी इनकी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को देखते हुए इनकी लॉ की डिग्री रोक दी जाती है। आगे हम देखेंगे कि इन पे क्या क्या चार्जेस लगाए गए थे, बट बेसिकली काफी ज्यादा एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज इनकी रहती हैं। स्पेसिफिकली 1907 की बात की जाए तो 1857 की जो सिपाही म्यूटिनी थी उसकी 50th एनिवर्सरी पर इन्होंने वहां पर काफी सेलिब्रेट किया था, पार्टिसिपेट किया था, जो भी सेलिब्रेशन थी उसमें। इसके बाद जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था 1905 में, वहां पर भी इन्होंने काफी पार्टिसिपेट किया और जो भी फॉरेन क्लॉथ वगैरह था उसको जलाया गया। इसके चक्कर में कॉलेज ने इन्हें फाइन भी किया था और ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, और महाराष्ट्र एज वेल एज लंदन में भी। अब लंदन में जाकर के इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया, जैसे इंडिया हाउस एज वेल एज फ्री इंडिया सोसाइटी। इसके बाद अभिनव भारत सोसाइटी, जो कि 1904 में इन्होंने खुद ही फाउंड की थी अपने ब्रदर गणेश सावरकर के साथ में मिलकर। इनिशियली हालांकि अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड एज मित्र मेला। देन हिंदू महासभा विच वाज फाउंडेड इन 1907। वीर सावरकर उससे बहुत लंबे समय तक एसोसिएटेड रहे, स्पेसिफिकली जब ये 1924 में ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। इसके बाद हिंदू महासभा में काफी ज्यादा एक्टिव रहे और ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे हिंदू महासभा के फ्रॉम 1937 टू 1942। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये बुक लिखी। दिस बुक वाज रिगार्डिंग द वॉर ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी, और इन्होंने ये कहा कि ब्रिटिशर्स इस लड़ाई को सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, बट जेन्युइनली ये सिपाही म्यूटिनी नहीं है। ये इंडियंस का एक स्टैंड है और वो किसी भी कॉलोनियल गवर्नमेंट के सामने नहीं झुकेंगे, और ये उनका पहला स्टैंड था। इनका कहना ये था। इसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी, हिंदुत्व हु इज हिंदू। आगे हम देखेंगे डिटेल में। इसके बाद इनके अगर ट्रायल की बात की जाए तो लंदन में काफी ज्यादा एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व थे, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इसके बाद ही वाज इन्वॉल्व इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। देन इनके ऊपर इंडिया हाउस एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था ये, इसके साथ में कनेक्शंस के भी चार्जेस लगे थे इनके ऊपर। इसके अलावा नासिक के कलेक्टर के मर्डर के अबटमेंट के भी चार्जेस थे इनके ऊपर। अब फाइनली ये जब 1910 में अरेस्ट किए जाते हैं लंदन में, तो वहां से इन्हें इंडिया भेज दिया जाता है और इन्हें 25 साल की 2 सजा इन्हें मिलती है। टोटल 50 साल के इम्प्रिजनमेंट इन्हें मिलता है और इन्हें फाइनली काला पानी यानी कि अंडमान सेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां काफी ज्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस में रखा जाता है, काफी परेशान किया जाता है। और उस मोमेंट पे ये पूरे तरीके से राइटिंग्स में घुस जाते हैं। काफी सारी किताबें वहां पे मतलब ये लिखते हैं, हालांकि पेन और पेपर नहीं दिया जाता था। इन्होंने बकायदा दीवार पे लोहे की नेल से पूरी बुक वहां पर पूरी पोएम्स वगैरह लिखी हुई थी। आप देख सकते हैं लिटरेचर के लिए कितना लाइक क्रेजी थे ये। इसके बाद अगर इस बुक की बात की जाए तो ये 1909 में फाइनली रिलीज हो पाई थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर इन्होंने जब ये लंदन में थे तो लंदन में इन्होंने मजीनी की बायोग्राफी भी लिखी। मजीनी वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। इन्हीं की वजह से इटली का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया था और ये वीर सावरकर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे मजीनी से। इनकी बायोग्राफी लिखी इन्होंने, मराठी में लिखी गई थी वो। मराठी के बाद जब उसकी काफी अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इन्होंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कराया। हालांकि क्योंकि ये लंदन में थे और वहां पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन का पब्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मजीनी की जो बायोग्राफी वीर सावरकर ने लिखी थी वो फाइनली हॉलैंड में पब्लिश की जाती है, जो कि आज का नीदरलैंड्स है। और यहाँ पर पब्लिश करने के बाद इसे एक अलग या फिर एक डिस्गाइज्ड जो बुक कवर है वो दिए जाते हैं और तब ये इंडिया आ पाती है वापस। फिर हिंदू महासभा में भी काफी ज्यादा ये इन्वॉल्व रहते हैं और फाइनली 1966 में इनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ फास्टिंग। इन्होंने लाइक फास्ट अंटिल डेथ फॉलो किया एंड में जाकर के, और 1966 में इनकी डेथ होती है।
अब ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पर ये एसोसिएटेड थे, तो अभिनव भारत सोसाइटी विच वॉज फाउंडेड एज अ मित्र मेला, ये वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने 1904 में फाउंड किया था इसे। इट वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी बेसिकली। देन इंडिया हाउस, ये इंडिया हाउस से भी एसोसिएटेड थे वीर सावरकर जब लंदन में थे। इंडिया हाउस वॉज फाउंडेड बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा इन 1905 इन लंदन, और इन्हीं के सपोर्ट की वजह से वीर सावरकर लंदन में लॉ पढ़ने गए थे। अब इंडिया हाउस का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू प्रमोट द नेशनलिस्ट व्यूज अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स इन लंदन। फ्री इंडिया सोसाइटी, जो कि वीर सावरकर ने खुद फाउंड की थी 1906 में लंदन में। देन आता है हिंदू सभा विच वाज फाउंड इन 1907, और हिंदू सभा के जो एमिनेंट फाउंडर्स एज वेल एज प्रेसिडेंट्स थे, उनमें से थे पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, जिसमें कि वीर सावरकर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रहे थे फ्रॉम 1937 टू 1942। 1942 में फाइनली इन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से प्रेसिडेंट का चेयर छोड़ दिया था एंड ही रिजाइंड। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें कि फ्रीडम स्ट्रगल में वीर सावरकर का क्या रोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो सबसे पहले आता है एडवोकेसी ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वीर सावरकर का ये कहना था कि हमें चाहिए स्वराज। ये डोमिनियन स्टेटस में बिलीव नहीं करते थे और इन्हें सेल्फ रूल चाहिए था। ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे और स्वराज में बिलीव करते थे। अ कंट्री ऑफ सेल्फ रूल एज वेल एज फ्री ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। काफी ओपनली इंडिपेंडेंस को एडवोकेट करते थे। और जैसा कि हमने देखा कि वीर सावरकर ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इसमें भी इन्होंने जो 1857 का सिपाही म्यूटिनी था उसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, और कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वॉर का नाम दिया था इसे। इन्होंने भी जो ब्रिटिश नैरेटिव था उसे साफ तौर पे गलत बताया था कि जो ब्रिटिशर्स का नैरेटिव है वो काफी गलत है, और यहाँ पर जो सिपाहीज हैं ये इनकी म्यूटिनी नहीं थी, ये किसी तरह का विद्रोह नहीं था, ये अपने अधिकार की लड़ाई थी, अपनी आज़ादी के लिए बेसिकली। फिर इनके राइटिंग्स और पब्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, बहुत बड़ा रोल रहा है उनका फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था आपको बायोग्राफी ऑफ मजीनी। बायोग्राफी ऑफ मजीनी इन्होंने मराठी में लिखी थी, और जब उसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा ना बेसिकली, तो उसके बाद इन्होंने उसे इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भेजा। वहाँ पे मैडम बीकाजी कामा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, जिन्होंने हॉलैंड में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया। देन फॉर्मेशन ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी। अब बेसिकली अभिनव भारत सोसाइटी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। इसके बाद इनका काफ़ी बड़ा रोल रहता था, स्पेसिफिकली जो फेस्टिवल्स होते थे, जैसे गणेश फेस्टिवल है, तो जो बाल गंगाधर तिलक ने चीज़ें शुरू की थी, गणेश फेस्टिवल और शिव फेस्टिवल जैसे जो फेस्टिवल्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किए थे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। वीर सावरकर ने उसे कंटिन्यू रखा। जो भी गणेश उत्सव वगैरह होते थे वहां पर ये सीधे सीधे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करते थे, पैम्पलेट्स वगैरह देते थे, और उस तरीके से इनका काम होता था, नेशनलिस्ट व्यूज को प्रमोट करना और लोगों के सामने रखना। इसके बाद सेल्यूलर जेल में थे, तो इन्होंने वहां पर भी काफी सारी चीजें लिखी हालांकि, और ये काफी लंबे समय तक जेल में रहे। 1910 में इन्हें अंडमान जेल भेजा गया था। फाइनली ये 1924 में रिलीज किए गए थे, और वो भी फुल्ली रिलीज नहीं किए गए थे। 1924 में जब इन्हें रिलीज किया गया था तो इनके ऊपर कंडीशंस थी कि ये रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकते हैं। रत्नागिरी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर ये थे, और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी कि ये रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरी जो कंडीशन थी कि जितनी भी रेवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हैं, वीर सावरकर उससे दूर रहेंगे, उनसे एसोसिएटेड नहीं रह सकते। ये उनके ऊपर कंडीशंस थी। फाइनली जब ये रिलीज किए गए थे, इट वाज 1936। 1936 के बाद से इन्होंने एक्टिवली हिंदू महासभा में पार्टिसिपेट किया। अब हिंदू महासभा में जो वीर सावरकर का रोल था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, आगे जो हम चीजें देखेंगे वो यहां समझना थोड़ा सा जरूरी है। एक्चुअल में वीर सावरकर का कहना था, इनकी जो बुक थी हु इज हिंदू, उसमें इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ था
जो यूनिफाइड इंडिया था उस समय का, अक्रॉस द रिवर इंडस यानी कि सिंधु। इंडस रिवर के इस साइड में जो भी लोग रहते हैं दे आर हिंदू। इनकी बुक के अकॉर्डिंग हिंदू की डेफिनेशन वही थी। अब हिंदू महासभा में जो ओपनली एक चीज बोलते थे वो बोलते थे अबाउट हिंदू नेशन। हिंदू नेशन, हिंदू नेशन की ओपनली बात करते थे वहां पर। और जब पार्टीशन की बात आ रही थी तो ये स्ट्रिक्टली पार्टीशन के अगेंस्ट थे। इनका सीधा सीधा ये कहना था कि कोई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, और ये सपोर्ट करते थे जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदू नेशन को। अब एक्चुअल में एक न्यूज आई थी, मैंने आपको आर्टिकल दिखाया भी था। ये कुछ ऐसी ही न्यूज थी गांधी जी को लेकर के भी। कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर गवर्नमेंट वीर सावरकर के चीजों को सिलेबस में इंक्लूड करना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांधी जी की जो भी फिलोसफीज हैं वो पहले पढ़ाई जानी चाहिए। ये क्यों कहा गया था ये हम अब देख लेते हैं कि कैसे गांधी जी और वीर सावरकर की आइडियोलॉजीज अलग अलग थी और क्या डिफरेंसेस थे, डिस्पाइट बीइंग कि इनका जो एक ऑब्जेक्टिव था टू फ्री इंडिया फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम था। गांधी जी भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स छोड़कर चले जाएं और इंडिया में स्वराज की स्थापना हो, सेल्फ रूल्स शुड बी स्टैब्लिश्ड, और वीर सावरकर भी यही चाहते थे। लेकिन जो अप्रोच में डिफरेंस है हम बात करने जा रहे हैं उस पर कि कैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और कैसे अप्रोच अलग अलग है। अब गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी हम सब जानते हैं, नॉन वायलेंस, जो भी पीसफुल तरीके थे, जो भी नॉन वायलेंट मेथड्स थी, गांधी जी सिर्फ उसी को फॉलो करते थे। गांधी जी वायलेंस में बिलीव करते ही नहीं थे। उनके जो तरीके थे वो थे पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी का सीधा कहना था कि आप हमसे जबरदस्ती कोई चीज नहीं करवा सकते, और आप हमें कितना भी टॉर्चर कर लें हम रिएक्ट नहीं करेंगे। बेसिकली गांधी जी के ये दो ही प्रिंसिपल्स थे। जैसे आप पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट में उनका सीधा हिसाब था कि हाँ भाई हमें ये काम नहीं होने देना। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट लॉ को जो ब्रेक किया था, सिर्फ सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, दैट्स इट। कोई वायलेंस नहीं, कुछ नहीं। आप आएंगे, आप अरेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अरेस्ट होने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वायलेंस बिल्कुल नहीं। बट वीर सावरकर का जो आइडियोलॉजी था वो थोड़ा सा असर्टिव था। ये आर्म्ड रेजिस्टेंस और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को काफी सपोर्ट करते थे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था चापेकर ब्रदर्स का। चापेकर ब्रदर्स को जब 1899 में हैंग किया गया था, वीर सावरकर को काफी वो चीज हर्ट की थी इनके, और ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थे। जैसा कि हमने देखा 1904 में जब अभिनव भारत सोसाइटी को फाउंड किया था वीर सावरकर ने, तो दैट वाज अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज। और ये सारे वो रेवोल्यूशनरीज थे जो कि आर्म्ड रेवोल्यूशन के लिए भी रेडी थे, सपोर्ट करते थे। आर्म्ड रेजिस्टेंस, फोर्स, वायलेंस, इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी। इनफैक्ट एक टाइम पर तो वीर सावरकर ने ये तक बोल दिया था कि गांधी जी के जो नॉन वायलेंट तरीके हैं दे आर नॉट फ्रूटफुल, इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता, नॉन वायलेंस इज आउटडेटेड। वीर सावरकर ने यहां तक बोल दिया था। इसके बाद गांधी जी की एक और जो चीज थी वो थी पावर ऑफ लव, ट्रुथ एंड अहिंसा। गांधी जी का हिसाब था, जैसे जो आज भी हमें कहावत कहते हैं कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो चीज है गांधी जी इसे बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते थे, और यही रीजन था कि गांधी जी कहते थे अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे दूसरा आगे कर दो। अगर आप एक गाल पे कोई आपके चाटा मारेगा और अगर आप उसे एक चाटा दोबारा लौट के मारोगे तो चीजें काफी अलग होंगी। जो हम कहते हैं एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो गांधी जी को ये चीज बहुत अच्छे से पता थी, और यही कारण था कि गांधी जी लव, ट्रुथ, कंपैशन, अहिंसा, नॉन वायलेंस, इन सारी चीजों पर भरोसा करते थे और चाहते थे कि ये सारे रास्तों पर चल के पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल चेंज को अचीव किया जाए। यही रीजन था ना। हर जगह उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह। गांधी जी का जो वेपन था वो ये था, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। उनके वेपन कोई गोलियां बंदूकें नहीं था। देन गांधी जी बिलीव्ड इन यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि इक्वालिटी, हार्मोनी, सेक्युलरिज्म जैसे प्रिंसिपल्स पर चलेगा। बट वहीं वीर सावरकर की अगर बात की जाए तो ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ हिंदुत्व।
ये हिंदू कल्चर एज वेल एज हिंदू वैल्यूज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। ये चाहते थे कि पूरे कंट्री में हिंदू कल्चर एज वेल एज हिंदू वैल्यूज काफी ज्यादा प्रमोट की जाए। इसके बाद इन्होंने हिंदू नेशन की भी काफी बात की, और हिंदू नेशन इनका सिर्फ एक ही यहाँ पे कहना था कि हिंदुत्व की जो आइडिया है, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, वही हेल्प करेगी हिंदू नेशन को एस्टैब्लिश करने में। तो बेसिकली ये काफी असर्टिव थे। असर्टिव होने के साथ साथ हिंदू नेशन में बिलीव करते थे, सेक्युलरिज्म में बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं था। हिंदू प्रिंसिपल्स, एग्रेसिव आइडियोलॉजीज, आर्म्ड रेजिस्टेंस को भी सपोर्ट करना, रेवोल्यूशनरीज को काफी ज्यादा एडमायर करना। वीर सावरकर के अपने तरीके थे फ्रीडम स्ट्रगल के, जो कि अलग थे, और उनके अकॉर्डिंग गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड था। दैट्स व्हाई ही केप्ट ऑन सपोर्टिंग आर्म्ड रेवोल्यूशनरीज। जितनी भी रेवोल्यूशनरीज थे और जो भी आर्म्ड रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते थे, वीर सावरकर उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक की कुछ एक्टिविटीज जो थी उससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे वीर सावरकर, और ये डायरेक्टली एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में काफी ज्यादा पार्टिसिपेट कर जाते थे विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। गांधी जी का हिसाब था कि बहुत होगा तो जेल में चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। वीर सावरकर का हिसाब थोड़ा अलग था कि अगर हमें प्रॉब्लम होगी तो इवन हम आर्म रेजिस्टेंस पर भी उतर आएंगे। गांधी जी वाज लाइक नहीं, हम सिर्फ नॉन वायलेंस मेथड के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो यही थे बेसिक डिफरेंसेस। तो ये हमने बात की वीर सावरकर के बारे में, उनका जो भी रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल में उसके बारे में, और गांधी जी और वीर सावरकर के जो डिफरेंसेस थे, जो तरीके में, जो आइडियोलॉजीज में जो डिफरेंसेस थे, उसके बारे में हमने बात की। एक लास्ट चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब गांधी जी का असैसिनेशन होता है तो वीर सावरकर को भी अरेस्ट किया जाता है। हालांकि ये रिलीज हो जाते हैं बाद में, बट बाद में जो इनका एसोसिएशन और जो रोल रहता है वो हिंदू महासभा में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये। इसके बाद जब 1957 में 100 साल पूरे होते हैं 1857 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, तो ये उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनली 1966 में जाके ये फास्ट करते हैं और खुद से ये चाहते हैं कि ये इनकी डेथ हो जाए। 1961 के बाद से वीर सावरकर की जो हेल्थ है काफी डिटीरियोरेट होने लगती है, और 1966 में जाकर के फाइनली ही फास्टेड अंटिल डेथ, और जब तक डेथ ना हो जाए इन्होंने कुछ भी खाना पीना नहीं स्वीकार किया। तो ये हमने देखा कि उनकी डेथ कैसे हुई, और पूरी आइडियोलॉजीज पे बात की, उनके बैकग्राउंड पे बात की, कैसे वो लंदन में जाकर के और डिटेन होते हैं और कैसे इंडिया एक्सट्राडिट किया जाता है, अंडमान जेल में क्या उन्होंने किया, अंडमान जेल से निकलने के बाद, रिलीज होने के बाद क्या उनका जो प्लान ऑफ एक्शन है क्या रहा, उनका क्या रोल था फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।